सुबह की पहली रोशनी जब इमारतों के कंधों पर चढ़ती है, शहर अपनी जंभाइयां खत्म करके भागना शुरू कर देता है। चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल की लाल पीली हरी आंखें एक साथ झपकती हैं, जैसे किसी बेचैन पहरेदार की पलकों में घबराहट भर गई हो। ऑन्टो के पीछे मोटरसाइकिलें, बसों के आगे कारें और कारों के किनारों से रिसते हुए पैदल लोग सब अपनी अपनी देरी का हिसाब शहर के माथे पर लिखते हुए गुजरते हैं। इसी रोजमर्रा की भगदड़ के बीच एक काली स्कॉर्पियो हर सुबह ठीक 7:08 पर आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है, जमीन पर पॉलिश किए जूतों की धपाक पड़ती है और एक स्त्री उतरती है, मीटिंगों और फाइलों से नहीं, सड़क की धूल से बने आत्मविश्वास वाली। नाम एसपी मायारा सहगल। चेहरा निर्विकार, चाल में नपी तुली सख्ती जैसे किसी उस्तरे से तराशी गई हो, और आंखों में एक ऐसा अनकहा दर्द जो देखने वाले को पहली नजर में समझ नहीं आता, पर दूसरी नजर में उससे बचना भी मुश्किल हो जाता है। यह दर्द किसी न सुनाई देने वाली घंटी की तरह भीतर बजता रहता है। 2 साल पहले वेदांत की रहस्यमयी मौत का, जिसके बारे में अखबारों ने जितना लिखा, सच्चाई उससे भी कहीं ज्यादा स्याह थी। चौराहे के ठीक उस कोने पर, जहां मोड़ते ही फलों की दुकान से कटे हुए अमरूदों की खुशबू हवा में घुलती और थोड़ी दूर पर चाय वाले की केतली से उठती भाप मोटरसाइकिल के धुएं से भिड़ जाती, वहीं फुटपाथ पर एक फटी पुरानी चादर बिछाए एक फकीर रोज बैठा रहता। धूल से सना चेहरा, दाढ़ी ऐसे जैसे बारिश में भीगी जड़ों पर धूप ने झट से परत जला दी हो, आंखें झुकी हुईं, लेकिन भीतर कहीं गहरा स्थिर पानी। लोग उसे देखते आगे बढ़ जाते, कोई सिक्का डाल देता, कोई सवालियां नजर छोड़ जाता, पर वह बस सिर झुकाकर एक पल को नजरें उठाता और फिर वापस उसी मौन में चला जाता जहां दुनिया की कोई भाषा पहुंचती नहीं। मायरा उसके पास रुकती। ड्राइवर ने सीट से झुककर, मैम देर हो रही है, जितनी भारी भरकम आदत हो सके उतने विनम्र अंदाज में कह दिया, पर मायरा की हथेली 2 सिक्कों की ठंडी धातु में एक छोटी सी गर्म आदत डाल देती, किसी अनजान की भूख के लिए रोज की हाजिरी। लो, वह बस इतना कहती। फकीर सिर झुकाता, हवा में धन्यवाद का एक लगभग अदृश्य इशारा करता और नजरें उठाकर मायरा की आंखों तक आता। यह क्रम महीनों से चल रहा था। शहर बदलता रहा, पुलिस कप्तान बदले, ठेकेदार बदले, सड़क के गड्ढों के नक्शे तक बदले, पर यह छोटा सा रिवाज नहीं बदला। और शायद इसी स्थायित्व में मायरा को अपने भीतर की उथल पुथल से एक पल की छुट्टी मिल जाती थी। उस सुबह बादल नीचे झुककर शहर के कंधों पर चादर डाले बैठे थे। बारिश महीन धागों जैसी गिर रही थी, इतनी पतली कि भीगने का एहसास धीमे धीमे हड्डियों तक पहुंचे। स्कॉर्पियो धीमे धीमे आते हुए चौराहे से ठीक पहले रुकी। वाइपर शीशे पर रेंगते और पानी को दोनों ओर सरकाते हुए उतनी ही तेजी से लौट आते जैसे कोई याद ठुकराकर भी लौट आती हो। मायरा उतरी, कैप हाथ में थी। बारिश में उसके बालों की एक बेतकल्लुफ लट भौहों तक सरक आई, जिसे उसने अंगूठे से हल्का सा सरका दिया। फकीर ने आज नजरें पहले उठाईं, काफी देर तक। दूरी जैसे कुछ और लंबी हो गई। सिक्के आगे बढ़े ही थे कि उसकी आवाज किसी फटी हुई पतंग की तरह हवा में कांपती हुई उभरी। मैडम, मुझसे निकाह कर लीजिए। समय ने जैसे ब्रेक दबा दिए। आसपास कार के हॉर्न दूर सुनाई देने लगे। बारिश की बूंदें पहले से ज्यादा सुने जाने लगीं। मायरा के कदम 1 इंच कम पड़े। उसने फकीर को देखा, सीधे, बिना किसी ढाल के, ठीक वैसे जैसे वह किसी अपराधी से पूछताछ में देखती थी, मगर उसकी आंखों में आज पूछताछ नहीं, एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कोई बच्चा बेहद अनगढ़ रेखाओं से बना स्केच अचानक सामने रख दे और कहे, देखो, ये मैं हूं। उसने कुछ नहीं कहा, बस 1 मिलीमीटर लंबी मुस्कान खींची, सिक्के उसके कटोरे में रखे और स्कॉर्पियो की ओर मुड़ गई। ड्राइवर ने नजरों से, सब ठीक? पूछा। उसने शीशे की ओर देखते हुए सिर्फ चलो कहा। स्कॉर्पियो आगे बढ़ी। चौराहे का शोर फिर अपने सामान्य आयतन में लौट आया, लेकिन उस एक वाक्य ने मायरा के भीतर अनगिनत दरवाजों पर एक साथ दस्तक दी। अजीब, बेसिर पैर का, पर ऐसा जो यूं ही किसी के मुंह से नहीं निकलता। दिन सामान्य नहीं रहा। मीटिंगों में उसकी आवाज जितनी सख्ती से निकली, उतनी ही जल्दी वह अपने कानों को काई में ढककर लौट आई। फाइलें खुलीं, बंद हुईं। इंस्पेक्टर वीर मल्होत्रा ने रात की गश्त का शेड्यूल रखा।
दो चौराहों पर जेब अख्तरों का गैंग, पुराने औद्योगिक इलाके में काले कारोबार की कुछ हलचल। उसने सिर हिलाया, बारीकियां पूछीं और नोटबुक बंद करते हुए आधे सेकंड के लिए खिड़की के पार देखते हुए सोच लिया, आज शाम चौराहे से होकर घर जाऊंगी। वह वाक्य, मैडम मुझसे निकाह कर लीजिए, सिर्फ अजीब मजाक नहीं था, उसमें एक लय थी, जैसे किसी पुराने गीत की छिपी धुन जिसे सिर्फ वही सुन सकता है जिसने पहले कभी उसे बहुत पास से सुना हो। शाम को बारिश ठहरकर लौट गई, कांच धोकर गई थी, इमारतों के चेहरे साफ थे, सड़कें थोड़ी सी चमकती थीं, चौराहे पर चाय वाले के पास भाप किसी सफेद झंडे जैसी फहरती। मायरा ने ड्राइवर से कहा, रुको। फकीर वहीं बैठा था, चादर अब भी गीली, पर उसने उसे मोड़कर अपने नीचे रख लिया था। वह पास गई। नाम? उसने पहली बार कुछ पूछा। फकीर ने नजरें उठाईं, आंखों में छोटी छोटी नावें, थकी हुईं लेकिन डूबने से बची हुईं। हर्षित, उसने कहा। कहां से? यहां से। परिवार? नहीं। कब से यहां? काफी। छोटे सख्त शब्द, जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़तीं, पर किसी एक घंटे के बाद ठिठक कर रह जातीं। मायरा ने सिक्के नहीं दिए। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी रोटी निकाली जो वह अक्सर कार में रखती थी। उसने रोटी आधी की, आधी उसकी तरफ बढ़ा दी। लो। हर्षित ने आधी मुस्कान से कम कुछ किया, रोटी ली और उतनी ही नर्म आवाज में बोला, कल सुबह मत रुकना। क्यों? क्योंकि कल सुबह आप जहां रुकती हैं वहां कुछ लोग रुककर कुछ और करेंगे। अच्छा नहीं होगा। उसकी नजरें इधर उधर फिसलीं, जैसे किसी ने कानों से कहीं कुछ कहा और उसने चुपचाप उसे शब्दों में ढाल दिया। क्या करेंगे? जिसे सामान कहते हैं उसे कहीं से कहीं भेजेंगे। कौन? जिनके हाथ साफ नहीं। यह कोई भविष्यवाणी नहीं थी, यह सूचना थी, और सूचना अक्सर छिपकर नहीं, कोर्ट में चलती है। मायरा के भीतर की पुलिस ने धीमे से सीटी बजाई। ध्यान दो। वह बिना बोले वापस कार में बैठ गई। ड्राइवर ने पूछा, मैम, सीसीटीवी कंट्रोल रूम को कॉल लगाओ। आज रात से सुबह तक चौराहे के सभी कैमरों का फीड सेव चाहिए, और वीर को बोलो अभी कंट्रोल रूम पहुंचे। ड्राइवर ने इतना फुर्तीला जी कहा कि जैसे जी शब्द आज ही उसके लिए बनाया गया हो। कार मुड़ी। शहर की पीठ पर सरकते हुए वह सीधे उस कमरे में पहुंची जहां दर्जनों मॉनिटर शहर के दिल की धड़कनें दिखाते रहते हैं। रात और संकरी हो गई। स्क्रीन पर चौराहे के अलग अलग एंगल, सिग्नल, फुटपाथ, चाय की गुमटी, फल वाला, फकीर, सब अपने अपने छोटे छोटे आयतों में कैद। वीर मल्होत्रा आ पहुंचे, थोड़े थके, पर आंखों में नींद से ज्यादा उत्सुकता। मैम, कल सुबह 5 से 7, इस कोने पर नजर। अगर कोई गाड़ी 2 मिनट से ज्यादा खड़ी हो, प्लेट पढ़ो। कोई बैग या पैकेट इधर उधर सरका, टाइम स्टैंप लो। और उसने एक स्क्रीन पर उंगली रखी, इस आदमी पर। नाम अभी हर्षित मान लो। अगर किसी से बात करे मुझे दिखाओ। अगली सुबह घड़ी अभी 7 से पहले थी। आसमान अभी धुलाई में था, रंग तय नहीं किया था। कैमरा फीड पर एक सफेद पिकअप आया, 2 लोग उतरे। बारिश वाले पोंछे से सपाट जूतों की आवाज जैसे स्क्रीन के भीतर से बाहर चली आई। फुटपाथ के पीछे बिजली के ट्रांसफार्मर और दीवार के बीच की जगह जहां लोग आमतौर पर पीठ टिकाकर फोन पर बात करते हैं, वहीं एक थैला सरका। फकीर, हर्षित ने नजर उठाई और सिर्फ 1 मीटर जितना सिर घुमाया। 2 मिनट बाद वहीं लोग लौटे। थैला उठा और पिकअप आगे बढ़ गई। मैम, थैले का साइज, वीर ने कहा, जेल में मिलने वाले प्लास्टिक के पानी की कैन जितना। चलो, मायरा ने कहा। स्थानीय स्टाफ को बिना शोर किए उस दीवार के पीछे आज रात 12:30 से 2 तक सिविल ड्रेस में 2 लोग। ये पिकअप अगर फिर रुके तो नहीं, उसके रुकने के पहले थैला जहां सरके वहां हाथ डालना। रात में हवा की गति सड़क के किनारों पर फंस जाती है। पुराने इलाके की तरफ जाने वाली सड़कें अंधेरे में अपना आकार खो देती हैं। सिर्फ स्ट्रीट लाइटों के नीचे की रोशनी जमीन पर नींबू के टुकड़ों की तरह गिरती रहती है। 12:30 बजे चौराहा अपेक्षाकृत शांत। वही सफेद पिकअप आई। इस बार फकीर नहीं था। चादर समेटी हुई, जगह खाली। 2 सिविल ड्रेस के जवान दीवार के उस पार, जैसे हवा खुद को 2 हिस्सों में बांटकर एक हिस्से को छिपा ले गई हो। थैला सरका। 1 सेकंड से भी कम वक्त। हाथ अंदर। कंट्रोल, पैकेट से धातु की ठंडी गंध।
जवानों के ईयरपीस में आवाज आई, एक और सेकंड, कंट्रोल, हैंडल ग्रिप्स, ये सिर्फ पैकेट नहीं, ये स्टील की सांसें हैं। मायरा ने सांस रोकी। रुको, पूरा ट्रेल देखना है। पिकअप लौटी, थैला उठाया, स्टार्ट। टीम ने कोई पीछा नहीं किया। अगले 2 दिनों में पैटर्न स्पष्ट हुआ। तीसरी सुबह एक अलग गाड़ी, लेकिन वही चाल। हवा में छिपाकर चीजें सरकाने का यह तरीका नया नहीं था, पर इतना सटीक, यह नया था। किसी को समय, कैमरा और रास्तों का अहम ज्ञान था। मायरा ने उसी शाम फिर उस फकीर के पास लौटना तय किया। सूरज उतरते उतरते सुर्खियां छोड़ गया था। फकीर आज वहीं था, पर उसकी आंखों की थकान का रंग जरा सा बदला हुआ था, जैसे उसने पूरे दिन किसी ऐसे शब्द को सरकाने की कोशिश की हो जो हाथ में आते ही टूट जाता है। तुम्हें कैसे पता? मायरा ने सीधे पूछा। हर्षित ने हवा में उंगलियों से एक छोटा सा गोला बनाया। यह शहर बोलता है मैडम, बस इसे सुनना पड़ता है, और जो नहीं बोलते उनके पांव बोलते हैं। जिस तरह वे यहां आते हैं, जिस तरह वे खड़े होते हैं, उनकी पीठ के बाएं हिस्से की सख्ती बताती है कि वे दाएं तरफ कुछ छुपा रहे हैं। जो छुपाते हैं वे हमेशा एक ही तरफ वजन डालते हैं। यह कोई दार्शनिक जवाब नहीं था। यह किसी ऐसे आदमी का उत्तर था जिसने लंबे समय तक बहुत पास से, बहुत धैर्य से चीजों को देखा हो। नाम हर्षित ही है? उसने पूछा। वह मुस्कुराया। आज के लिए हां। मायरा ने पॉकेट से एक छोटा सा कागज निकाला। चौराहे का एक स्केच, चारों कोने, फुटपाथ, ट्रांसफार्मर। यहां, यहां और यहां। क्या तुम्हें किसी और हरकत का ख्याल है? हर्षित ने कागज लिया, लंबे नाखूनों से एक बिंदु पर हल्का सा निशान किया। यहां एक पुराना नाला है जो बरसात में भरता नहीं, सिर्फ आवाज बदलता है। रात को अगर कोई उठाकर कुछ अंदर फिसलाता है तो पानी की आवाज असमान हो जाती है। टिन टिन की जगह ठन ठन, और वहां जो पत्थर है वह खिसक कर ज्यादा बोलता है। यह जानकारी किसी पुलिस फाइल में नहीं लिखी जा सकती थी। यह वह ज्ञान था जो शहर के घुटनों पर बैठकर ही मिलता है। कल रात, उसने कहा, वहां जाओ। अगली रात कंट्रोल रूम में नहीं, मैदान में सबसे आगे खुद मायरा थी। बारिश का मौसम लौटकर फिर ठहर गया था। हवा में मिट्टी का हल्का स्वाद था। चौराहे से थोड़ी दूर, जहां से नाले की गंध आती, वहां सड़क किनारे एक बल्ब अपनी आखिरी चमक को कंजूस की तरह बटोर कर दे रहा था। टीम 2 हिस्सों में बटी, एक जो नाले के मुहाने पर पत्थर के पास, दूसरी जो ट्रांसफार्मर के पीछे की दीवार के पास। रात के 1:30 बजे एक छाया सरकी, छाया के साथ एक और छाया। उस छोटे से पल में जब दुनिया सोई होती है और अपराध सोचता है कि वह अकेला जाग रहा है, योजना वही गलती करती है जो हर योजना करती है, खुद को परफेक्ट मान लेना। पत्थर खिसका, आवाज वैसी ही आई जैसी हर्षित ने कही थी, जैसे किसी ने कांच पर सूखी उंगली फिराकर एक अजीब सा स्वर निकाल दिया हो। अगले ही पल 2 हाथ आगे। रुको, फुसफुसाहट में आदेश, और पकड़े गए पैकेट पर रबर की गंध, अंदर धातु, हथियार। 1 मिनट बाद वही पिकअप कुछ आगे से मुड़ी, पर उसे बिना रोके टीम ने नंबर प्लेट को साफ साफ पढ़कर कंट्रोल में फीड कर दिया। मैपिंग शुरू। कंट्रोल की आवाज आई। पिछले 3 दिनों में यह पिकअप 5 अलग अलग कैमरों में दिखी है। पुराने औद्योगिक इलाके, नदी पार वाले गोदाम और अग्रवाल एंटरप्राइजेस के पुराने गोदाम के पीछे वाले लेन में। अग्रवाल। शहर में यह नाम सच और झूठ दोनों की चाकू धार पर चलता रहा था। शौर्य अग्रवाल, नामी व्यापारी, चैरिटी के बोर्डों पर नाम और कारखानों की दीवारों पर लगे पोस्टरों में मुस्कुराता चेहरा। पुलिस को अक्सर उसके आयोजनों में बुलावा आता, फोटो खींचती, अखबारों में सुर्खियां बनती। पुलिस प्रशासन और उद्योग जगत का समन्वय। पर रात और समन्वय अक्सर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। मायरा के दिमाग ने बिना शोर किए अगले आदेश तय कर लिए। कल सुबह से उसके गोदाम की परिधि पर अनदेखी निगरानी। और उसने सांस छोड़ी। हर्षित पर ज्यादा नजर। वह क्या देखता है, किससे बात करता है और कब चुप होता है, यह सब नोट करो। सुबह एक बार फिर शहर ने अपनी घड़ी बांध ली। स्कॉर्पियो रुकी, फकीर वहीं। आज उसकी चादर अलग थी, जरा सी मोटी। उसने मायरा को देखते ही कटोरा आगे नहीं किया। मैडम, उसने कहा, आज आप यहां कम रुकना। क्यों? क्योंकि जो यहां चीजें सरकाते हैं वे आज नहीं आएंगे, वे कहीं और बनाएंगे। और अगर आप यहां रुकेंगी तो वे पता कर लेंगे
कि आप कहाँ नहीं हैं। मायरा ने पहली बार बिना हिचक उसके चेहरे में इतने देर तक देखा कि उसकी आंखों का पानी भी नजर आने लगे। उसमें डर नहीं था, चिंता भी नहीं, जैसे एक अर्ध प्रबुद्ध मुसाफिर अपने आप को किसी सच्चाई के आसपास टटोलते हुए पहचान रहा हो। तुम्हें कैसे पता मैं कहां होती हूं? जो रोज आता है वह रोज वहीं आता है, और जो रोज अलग अलग आता है वह किसी और के लिए आता है। यह जवाब समझ से ज्यादा अनुभव से निकला था। दोपहर को मीटिंग के बीच में रिपोर्टें आती रहीं। पिकअप का ट्रेल, छोटे ट्रकों की रात वाली आवाजाही, दीवारों के पीछे से सरकते पैकेट, और सबसे अहम, अग्रवाल के पुराने गोदाम के पीछे उस लेन में 3 रातों से कोई गार्ड नहीं। जैसे कोई व्यवस्थित रूप से अंधेरा छोड़ रहा हो ताकि अंदर की रोशनी बिना शोर किए जले। उसी शाम फॉरेंसिक से एक पुरानी फाइल आई। उनकी मेज पर जैसे कोई कांच धीरे से रख दिया गया हो। वेदांत की मौत वाली फाइल, वह पन्ना जहां लिखा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विसंगतियां थीं, पर उस वक्त की हड़बड़ी में किसी ने उनका पीछा नहीं किया। आज उन पंक्तियों के बीच की दूरी ज्यादा चौड़ी लग रही थी। मायरा ने फाइल बंद की। दफ्तर की रोशनी में उसका चेहरा और ज्यादा स्थिर, जैसे पानी की सतह पर कोई पत्थर फेंका जाए और तरंगें आने से पहले ही कोई उन्हें रोक दे। शाम फिर चौराहा। हर्षित आज नहीं था। चादर नहीं, कटोरा नहीं, सिर्फ हवा जो खाली जगहों को तुरंत अपना घर बना लेती है। चौराहे के किनारे खड़े होकर मायरा ने सड़क के उस हिस्से को देखा जहां वह रोज बैठता था। मुश्किल से 3 फुट का टापू, पर उसी पर पिछले महीनों से उसे अपने भीतर का एक छोटा सा शांति टापू मिलने लगा था। आज वह टापू खाली था, और खाली जगहें सवाल पूछती हैं। वह लौटकर कार में बैठी ही थी कि फोन बजा। वीर। मैम, पुराना गोदाम, वहां कुछ हुआ है। अंदर से धुआं निकल रहा है। स्टाफ भेजा है, फायर ब्रिगेड भी, पर वहां एक चीज मिली है जो जो आपको देखनी चाहिए। क्या? कोई आधी जली हुई फोटो। उस पर कुछ लिखा है, वेदांत चतुर्वेदी 2019। फोन पर शब्दों के बीच एक ठंडा खालीपन उतर आया, जैसे महीनों से सुनी जा रही शोरगुल की धुन अचानक शांत होकर एक ही स्वर गाने लगे, और वह स्वर कहीं भीतर से बहुत दूर का हो। रात फिर बारिश में भीग कर आई। गोदाम तक का रास्ता गीली मिट्टी की गंध से भरा था। फायर ब्रिगेड के ट्रकों की पीली रोशनियां दीवारों पर दौड़तीं, फिर लौटकर उसी जगह बैठ जातीं जहां पहले भी बैठ चुकी थीं। वीर ने फोटो एक प्लास्टिक कवर में संभाल रखी थी। आधी जली, एक कोना काला, दूसरे पर हल्का सा हल्का, लिपि साफ। किसी ने पेन से पीछे लिखा था, वेदांत चतुर्वेदी 2019। मायरा ने फोटो को छुआ नहीं, सिर्फ देखा। आंखें थोड़ी सी सिकुड़ी, जैसे एक पहेली के 3 टुकड़े अचानक पास आ गए हों, पर चौथा टुकड़ा अभी भी कहीं गिरा हुआ हो। यहां कैसे आई? उसने धीरे से पूछा। अंदर एक अलमारी है, लोहे की, पुरानी, धुएं से काली। उसमें से कुछ कागज, कुछ पन्ने, और यह तस्वीर मिली। वीर के चेहरे पर पहले वाला उत्साह नहीं था। अब वहां वह संकोच था जो किसी सच्चाई के दरवाजे के आगे खड़े आदमी के चेहरे पर आता है कि अंदर जाऊं भी या नहीं। मायरा ने गोदाम का अंदरूनी हिस्सा देखा। दीवारों पर काला धुआं, जमीन पर पानी और मिट्टी का संगम, और कोने में पड़े कुछ बॉक्स जिन पर सिर्फ नंबर लिखे थे, नाम नहीं। बाहर निकलकर उसने फोन निकाला। कंट्रोल, कल सुबह से अग्रवाल के हर गोदाम का मैपिंग चाहिए, मेंटेनेंस से लेकर लॉजिस्टिक्स तक। कौन आता है, कब जाता है, और सबसे जरूरी, कौन नहीं आता। जो लंबे समय से नहीं आया वह कभी कभी असल में सबसे ज्यादा मौजूद होता है। यह वाक्य उसके अंदर अपने आप बना, जैसे किसी पुराने शिक्षक की सिखाई चीज अचानक याद आ गई हो। घर लौटते हुए रात की सड़कें खाली थीं, जैसे कोई दावत खत्म हो चुकी हो और मेज पर पड़ी बोतलें ही बात कर रही हों। कार की खिड़की से आती हवा थोड़ी ठंडी, थोड़ा पानी, और इतने ही में बीते 2 साल किसी छुपे हुए गड्ढे से बाहर झांकने लगे। वेदांत का हंसना, उसका कॉफी बनाते हुए कहना, बारिश में कॉफी की खुशबू में शहर की सारी बुराइयां थोड़ी देर के लिए दम तोड़ देती हैं। यह उसकी निजी पंक्ति थी, जिसे उसने कभी किसी और से नहीं कहा था। और आज सुबह वही बात, लगभग वही लय, किसी हर्षित नाम के फकीर के होंठों से निकली थी।
जो बातें आप निजी कमरे में कहते हैं वे फुटपाथ पर तभी सुनाई देती हैं जब कमरे और फुटपाथ के बीच कोई दरवाजा खोल दिया गया हो। किसने खोला, अंदर वाले ने या बाहर वाले ने? रात के आखिरी पहर वह नींद में नहीं, आहों की धीमी धुन में रही। सुबह फिर वही चौराहा था, पर अब वह सिर्फ चौराहा नहीं था, वह सवालों का रेलवे यार्ड था, जहां हर लाइन किसी दूसरी लाइन से जुड़ने की कोशिश में थी और हर जुड़ाव के बीच कोई छोटा सा गैप था। वह पहुंची, हर्षित फिर मौजूद। उसकी दाढ़ी पर रात का थोड़ा सा पानी अब भी टिका था। उसने मायरा को देखकर न सिर झुकाया न कटोरा आगे किया। मैडम, कल आपने आग देखी? उसका सवाल इतना सीधा था कि जवाब देने से पहले एक पल को उसने अपने आप से पूछा, यह आदमी चाहता क्या है? देखी? फोटो मिली? तुम्हें कैसे पता? जो चीजें आग में बचती हैं वे या तो बहुत जरूरी होती हैं या बहुत अनजाने में छूट गई होती हैं, और जो लोग गोदाम जलाते हैं वे हमेशा वही चीज छोड़ते हैं जो उनके हिसाब से गैर जरूरी है, पर असल में वही चीज सबसे ज्यादा बोलती है। तुम कौन हो? यह सवाल अब तक बचकर घूम रहा था। उसने आज पहली बार उसे पकड़कर सामने खड़ा कर दिया। हर्षित ने आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कीं, जैसे किसी बहुत दूर की आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा हो। फिर बोला, मैं वह हूं जिसे शहर सुनाई देता है, और मैं वह भी हो सकता हूं जिसे आप ढूंढ रही हैं। यह जवाब पहेली था, लेकिन पहेलियां कभी सिर्फ खेल नहीं होती। वे तालों की तरह काम करती हैं। ठीक चाबी मिली तो खुलती हैं, नहीं तो जंग लगाती हैं। कल रात नाले पर आवाज कैसी थी? उसने विषय बदला। सम हो गई थी, मायरा ने कहा, जैसे किसी ने पत्थर की सांस धीमी कर दी हो। तो वे अब यहां नहीं आएंगे, उसने कहा। वे सोचेंगे आप यहां हैं। वे नए रास्ते चुनेंगे। नदी पार का पुराना लेन, जहां स्ट्रीट लाइट की रोशनी थोड़ी कम है और कैमरे का कोण 1 इंच नीचे सरका हुआ। वहां जाओ। उसने जाओ कहा और खुद फिर चादर पर बैठ गया, जैसे उसने अपनी भूमिका पूरी कर ली हो। पर भूमिका खत्म नहीं हुई थी। हर सूचना के साथ यह सवाल और मोटा होता जा रहा था कि यह आदमी जानता कैसे है। जानकारी कहीं न कहीं से आती है। या तो आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, या दिल याद करता है। और दिल वही याद करता है जो उसने खोया हो। मायरा ने कोई वादा नहीं किया, कोई सिक्का भी नहीं छोड़ा। वह उठी, कार में बैठी और अपने ड्राइवर से सिर्फ इतना कहा, नदी पार। दिन के बीच में शहर अलग आवाज में बोलता है। ट्रैफिक का स्वर अलग, दुकानों का, गलियों का और नदी का अलग। नदी पार वाले लेन में हवा की गंध भी अलग थी। उद्यमों की जंग, तेल की चिकनाई और पुराने तिनकों की धूल। वहां एक स्ट्रीट लाइट सच में नीचे झुकी हुई थी, जैसे किसी ने लगातार उसके तारों का वजन बढ़ाया हो। कैमरे का एंगल भी वही था, 1 इंच नीचे, और वहीं 1 इंच अपराध के लिए आसमान बन जाता है। टीम ने पहले निरीक्षण में ही देखा। दीवारों पर जूतों के ताजा निशान, एक जगह पर सिगरेट का आधा बुझा टुकड़ा, और सबसे खास कंक्रीट पर एक छोटा सा खरोंच, जो उसी ऊंचाई पर था जहां आदमी किसी चीज को दीवार के ऊपर से सरकाते हुए अपना वजन एक पल के लिए टिकाता है। ये सब चुपचाप नोट हुआ। वापस लौटकर माइक्रोमैप बना। समय, रास्ते, नंबर प्लेटें, पैटर्न। केंद्र में एक ही नाम बार बार हल्के अक्षरों में उभरता, अग्रवाल। शाम को मायरा फिर चौराहे आई। इस बार वह किसी जांच की मूर्तिमान दक्षता की तरह नहीं, किसी निजी तलाश की तरह आई थी। हर्षित, उसने कहा, और यह पहली बार था जब उसने उसका नाम बिना प्रश्नवाचक चिन्ह के लिया। बारिश में कॉफी पीने की बात तुमने क्यों कही? हर्षित ने उसकी तरफ देखा, काफी देर तक, जैसे वह उस वाक्य के हर अक्षर को फिर से पढ़ रहा हो। क्योंकि बारिश में कॉफी की खुशबू में शहर की बुराइयां थोड़ी देर के लिए दम तोड़ देती हैं। उसने वहीं लय, वहीं ठहराव दोहराया, और उसके कहते ही मायरा की रीढ़ में एक ठंडी रेखा उतर गई। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह वेदांत की निजी दुनिया का पासवर्ड था। वह एक पल को कुछ बोल नहीं पाई। फकीर ने नजरें झुका लीं, जैसे वह खुद जानता हो कि उसने अभी शब्दों से ज्यादा कुछ बाहर छोड़ दिया है। उस रात कमरे में टेबल लैंप की रोशनी के नीचे जब उसने वेदांत के पुराने संदेश पढ़े, कुछ एसएमएस, कुछ ईमेल, कुछ हाथ से लिखे छोटे छोटे नोट, तो उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर एक अडिग दीवार थी जो अब एक छोटे दरार से सीलन लेने लगी है। पुलिस अफसर की प्रशिक्षित बुद्धि गवाही देती रही। तथ्य,
पैटर्न, प्रूफ। पर एक पत्नी का इंतजार जो दफन कर दिया गया था, अचानक अपनी सांसें गिनने लगा। पर कहानी भावनाओं से नहीं, प्रमाणों से आगे बढ़नी थी। उसने अलार्म 3 बजे का लगाया, नदी पार वाले लेन का निरीक्षण खुद करने के लिए। 3 बजे की हवा में शहर का चेहरा सबसे ईमानदार होता है। शोर सोता है, परछाइयां अपने असली आकार में आती हैं। लेन सुनसान, टीम दूरी पर। वह अकेले दीवार के पास पहुंची, जहां खरोंच थी। उसने उंगलियों से उसे छुआ। कंक्रीट का छोटा सा दाना टूटकर उंगली पर रह गया। उसी पल दूर से किसी बूंद के गिरने की आवाज आई, पर यह पानी नहीं था। यह धातु की कोई चीज किसी दूसरे धातु से लगकर निकला छोटा सा स्वर था, टिंग, जो रात में ज्यादा साफ सुनाई देता है। उसने इशारा किया, टीम सतर्क। 2 छायाएं फिर उभरीं, और इस बार वे लेन के उस हिस्से में थीं जहां कैमरे का एंगल और भी नीचे था। एक ने दीवार के ऊपर से कुछ सरकाया, दूसरे ने पकड़ लिया। अब, मायरा ने फुसफुसाया, और 3 दिशाओं से कदम। पल भर में हाथ, कलाई, कंधे, जमीन, हथियार, पैसों की गड्डियां और एक छोटी सी चाबी जिस पर उभरे अक्षर AEW, अग्रवाल एंटरप्राइजेस, वेयरहाउस। चाबी अक्सर दरवाजों से ज्यादा बोलती है। जांच वहीं से आगे बढ़ गई। पर मायरा के लिए सबसे बड़ा सवाल अभी भी वहीं था, हर्षित कौन है? वह कैसे जानता है यह सब? और वह वाक्य जो सिर्फ वेदांत का था, उसके मुंह से कैसे निकला? उसने तय किया, कल हर हाल में उससे यह पूछना होगा, सीधे, बिना किसी औपचारिक चक्कर के। यह पूछताछ नहीं होगी, यह किसी बंद कमरे की खिड़की खोलने की कोशिश होगी। सुबह फिर वही चौराहा, पर आज सूरज थोड़ा ज्यादा साफ था, जैसे रात को किसी ने उसकी धूल धो दी हो। ट्रैफिक ने अपनी रोज की कविता शुरू कर दी थी। हर्षित बैठा नहीं था, वह खड़ा था। उसने मायरा को आते देखा और बिना इशारे के बोला, अब यहां नहीं, आज शाम पुरानी फैक्ट्री के पास आना, जहां कभी नीली खिड़कियां थीं और अब सिर्फ ईंटें हैं। अगर जवाब चाहिए तो वहां। उसने इतना कहकर कटोरा उठाया ही नहीं। मायरा ने एक पल को उसकी आंखों में देखा, और पहली बार उसके भीतर डर की जगह दृढ़ता उभरी, जैसे वह किसी बहुत लंबे समय से तय किए हुए लोकगीत की अगली पंक्ति पर पहुंच गई हो। ठीक है, उसने बस इतना कहा। कार आगे बढ़ गई। पीछे चौराहा अपने शोर में लौट आया, पर उस शोर के नीचे एक बहुत पतली, बहुत निजी धुन अब लगातार बज रही थी, जिसका स्रोत कोई हर्षित था और जिसकी रचना शायद वेदांत ने कभी आधी छोड़ दी थी। बारिश के बाद की ठंडी सुबह ने शहर को एक अजीब सी चमक दी थी। सड़कें साफ थीं, पेड़ों की पत्तियों पर ठहरी बूंदें रोशनी में चांदी की तरह चमक रही थीं। लेकिन मायरा के मन में कोई चमक नहीं थी। वहां सिर्फ सवालों का एक घना जंगल था। पिछली रात पुरानी फैक्ट्री में हुई घटना, हथियारों का मिलना और उस आधी जली तस्वीर ने उसकी नींद छीन ली थी। तस्वीर पर लिखा नाम, वेदांत चतुर्वेदी 2019, उसके भीतर तूफान खड़ा कर रहा था। 2 साल पहले पति की मौत को उसने कैसे कैसे दफन किया था, और अब वही नाम अचानक किसी गोदाम की आग से बाहर निकल आया। सुबह के 7 बजते ही मायरा की स्कॉर्पियो चौराहे पर पहुंची, लेकिन हर्षित वहां नहीं था। जगह खाली थी, सिर्फ हवा में हल्की सी नमी और बीते कल की गंध। यह खालीपन उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहा था। ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, मैम, शायद आज नहीं आएगा। मायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में लगातार वह वाक्य गूंज रहा था, बारिश में कॉफी पीने वाली वही बात जो कभी वेदांत ने कही थी। किसी अनजान भिखारी को यह कैसे पता हो सकता है? कार ऑफिस की ओर मुड़ चुकी थी कि तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश था, कोई नाम नहीं, बस 4 शब्द, बारिश में कॉफी पिएं। मायरा का दिल तेज धड़कने लगा। यह वही निजी कोड था जिसे उसने और वेदांत ने अपनी शादी के शुरुआती दिनों में बनाया था। वह तुरंत समझ गई, कोई खेल चल रहा है, और यह खेल सिर्फ संयोग नहीं। दिन भर उसने पुलिस मुख्यालय में काम तो किया, लेकिन उसका मन लगातार हर्षित और वेदांत के बीच उलझा रहा। शाम होते ही उसने अपने पुराने दोस्त और फॉरेंसिक एक्सपर्ट विवान को फोन किया। मुझे DNA जांच करानी है, उसने सीधी बात कही। विवान ने हैरानी से पूछा, किसका? मायरा ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं बताऊंगी, बस गोपनीय रखना। रात में जब शहर का शोर धीरे धीरे सो रहा था,
मायारा फिर उस पुराने चौराहे पर पहुंची। अंधेरे में भी उसकी आंखें हर्षित को ढूंढ रही थीं। अचानक स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में वह दिखाई दिया। वही फटी चादर, वही शांत चेहरा, लेकिन आज उसकी निगाहों में एक अजीब चमक थी। तुम कहाँ थे सुबह? मायारा ने सीधे पूछा। कभी कभी गायब होना जरूरी होता है, हर्षित ने शांत स्वर में कहा। तुम्हें मेरे अतीत के बारे में इतना कैसे पता? हर्षित ने हल्की मुस्कान दी। कुछ बातें हवा बताती हैं, कुछ आंखें, और कुछ बातें सिर्फ बारिश जानती है। मायारा ने उसके चेहरे को गौर से देखा। उस मुस्कान में कुछ जाना पहचाना था, पर यह सिर्फ शक नहीं था, उसमें यादों का भी अक्स था। वह कुछ कह पाती इससे पहले हर्षित ने अचानक कहा, कल रात नदी पार वाले गोदाम में फिर हलचल होगी, सावधान रहना। अगले ही दिन शहर के नामी व्यापारी शौर्य अग्रवाल के गोदाम में आग लगने की खबर आई। दमक्कल की गाड़ियां लगीं, पुलिस मौके पर पहुंची। जब सब कागजी कार्रवाई में उलझे थे, तब इंस्पेक्टर वीर मल्होत्रा ने मायरा को एक तस्वीर दिखाई। आधी जली हुई, लेकिन पीछे साफ लिखा था, वेदांत चतुर्वेदी 2019। मायरा के हाथ ठिठक गए। उसके कानों में बस एक आवाज गूंज रही थी, वेदांत की हंसी, उसका आखिरी दिन और वह अधूरी बातें जो कभी पूरी नहीं हो सकीं। क्या यह संभव है कि वेदांत जिंदा हो? अगर हां, तो उसने अपनी मौत का नाटक क्यों किया? और यह हर्षित, वह कौन है? इंस्पेक्टर वीर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैम, ये कोई पुरानी तस्वीर लगती है, लेकिन इसे यहां क्यों रखा गया, ये समझ से बाहर है। मायरा ने धीमे स्वर में कहा, शायद ये शुरुआत है। उस रात मायरा ने फैसला कर लिया। अब उसे सिर्फ हर्षित की बातें सुननी नहीं है, उसे सच जानना है, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। रात के सन्नाटे में शहर की सांसें बदल जाती हैं। दिन में जो गलियां भीड़ और शोर से भरी रहती हैं, वही रात में लंबी, अनकही कहानियों जैसी लगने लगती हैं। पुराने औद्योगिक इलाके का यह हिस्सा भी ऐसा ही था। जहां कभी बड़े कारखाने दिन रात धुआं उगलते थे, अब वहां सिर्फ टूटी फूटी ईंटें और जंग लगे गेट खड़े थे। दूर से आने वाली हवा में पुराने लोहे की सीलन और जली हुई रबर की गंध घुली थी, जैसे अतीत का कोई राज अब भी जिंदा हो। मायरा ने अपनी स्कॉर्पियो से उतरते ही यह सब महसूस किया। उसकी आंखों में वही तीखापन था, पर आज उनमें बेचैनी की एक अलग परत भी थी। एक तरफ पुलिस अधिकारी का कर्तव्य, दूसरी तरफ पत्नी का दर्द। पिछले कई दिनों से मिली सूचनाओं और हर्षित के रहस्यमयी इशारों ने उसे यकीन दिला दिया था कि आज की रात सब कुछ बदल सकती है। उसने अपनी टीम को चुपचाप इशारा किया। चारों ओर सादी वर्दी में तैनात पुलिसकर्मी अपने अपने कोनों में फैल गए। हर दरवाजा, हर टूटा खिड़की का शीशा, हर अंधेरा मोड़ अब निगरानी में था। इंस्पेक्टर वीर मल्होत्रा उसके बिल्कुल पास आकर फुसफुसाए, मैम, कैमरे की फीड चालू है, जैसे ही अंदर कोई हलचल होगी हमें तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन उन्होंने एक पल रुककर कहा, यह इलाका बहुत बड़ा है, अगर अंदर से कोई रास्ता खुला हो तो हमें सतर्क रहना होगा। मायरा ने सिर हिलाया, हम तैयार रहेंगे, कोई भी हलचल दिखे तो तुरंत घेराबंदी करना। उसके स्वर में वही दृढ़ता थी जो उसके माताहतों को हमेशा भरोसा दिलाती थी, लेकिन उसके भीतर की उलझनें किसी को नहीं दिख रही थीं। उस आधी जली तस्वीर पर लिखा नाम, वेदांत चतुर्वेदी, हर बार उसकी सोच को झकझोर देता। क्या यह महज संयोग था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? मध्य रात्रि के करीब हवा और ठंडी हो गई। बादलों के पीछे चांद छुपा था और दूर किसी कुत्ते की भौंक से सन्नाटा और गहरा लग रहा था। अचानक कंट्रोल रूम से वायरलेस पर आवाज आई, मैम, उत्तरी गेट के पास हलचल है, 2 लोग छाया में सरक रहे हैं। वीर ने तुरंत संकेत दिया। मायरा ने अपने हथियार की पकड़ कस ली और धीरे से बोली, सभी यूनिट्स सावधान, किसी को भी बाहर निकलने का मौका मत देना। टीम जैसे ही उस दिशा में बढ़ी, एक हल्की सी खनक की आवाज आई, जैसे किसी ने धातु को पत्थर से टकराया हो। फिर अंधेरे से 2 आकृतियां उभरी। दोनों ने काले कपड़े पहने हुए थे और चेहरों पर मास्क। उनके हाथों में बड़े बैग थे, जिनमें से हल्की सी चमकती धातु की झलक साफ दिख रही थी। पुलिसकर्मियों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन तभी एक आकृति ने पास की खिड़की की तरफ भागने की कोशिश की। वीर और 2 सिपाही तुरंत पीछे दौड़े। कुछ ही सेकंड में संघर्ष की आवाजें गूंज उठीं,
फिर दोनों को काबू में कर लिया गया। जब बैग खोला गया तो सभी की सांसें थम गईं। अंदर अत्याधुनिक हथियार, नकली पासपोर्ट और नकदी के बड़े बड़े बंडल थे। वीर ने गहरी सांस ली। ये लोग तो सिर्फ मोहरे हैं। असली खिलाड़ी कोई और है जो इन सबको बाहर से संचालित कर रहा है। मायरा ने बैग में रखी हर चीज को गौर से देखा। नकली पासपोर्टों पर एक ही संगठन का नाम बार बार सामने आ रहा था, अग्रवाल एंटरप्राइजेज। उसने तुरंत आदेश दिया, मुख्यालय को सूचना दो, सभी दस्तावेज सील करो और इन दोनों से तुरंत पूछताछ शुरू करो। पूछताछ के दौरान पकड़े गए आदमी शुरू में चुप्पी साधे रहे, लेकिन जब सख्ती बढ़ी तो उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, हम बस माल पहुंचाते हैं। असली मालिक शौर्य अग्रवाल है, वही सब कुछ चलाता है। शौर्य अग्रवाल शहर का वही नामी व्यापारी जिसकी तस्वीरें हर अखबार और चैरिटी कार्यक्रमों में छपती थीं। मायरा के दिमाग में एक तेज चमक दौड़ गई। यह वही नाम था जिसका गोदाम कुछ दिनों पहले जला था और जहां से वेदांत की तस्वीर मिली थी। सब कुछ आपस में जुड़ने लगा था। तभी वायरलेस पर एक और खबर आई, मैम, नदी पार वाले पुराने वेयरहाउस में भी हलचल है। वहां से 2 गाड़ियां निकल रही हैं। मायरा ने तुरंत अपनी गाड़ी का रुख उसी ओर मोड़ा। रास्ते भर उसका दिल तेजी से धड़कता रहा। हर मोड़, हर स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में उसे कोई छुपा चेहरा दिखाई देता, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो जाता। पुराना वेयरहाउस सुनसान इलाके में था। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि एक परछाई दरवाजे के पास खड़ी है। उसने हथियार उठाया और सावधानी से आगे बढ़ी। रोशनी पड़ते ही चेहरा साफ हुआ। हर्षित। वह वहां खड़ा था, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। तुम यहां क्या कर रहे हो? मायरा ने तीखे स्वर में पूछा। हर्षित ने शांत नजरों से उसे देखा और कहा, तुम्हें यहां आना ही था। सच यही है। कौन सा सच? जिसे तुमने 2 साल पहले दफन किया था। इतना कहकर वह धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ा। मायरा कुछ पल के लिए ठिठकी, लेकिन फिर उसके पीछे चली गई। वेयरहाउस के अंदर अंधेरा गहरा था। चारों ओर पुराने क्रेट और टूटे लकड़ी के बक्से बिखरे पड़े थे। अचानक अंधेरे से एक और आकृति उभरी। यह कोई और नहीं बल्कि शौर्य अग्रवाल था। उसके चेहरे पर गुस्से और डर का मिला जुला भाव था। मायरा सहगल, वह गर्जा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मायरा ने अपनी रिवॉल्वर तानी। खेल खत्म शौर्य, तुम हथियारों और पैसों के इस पूरे नेटवर्क के पीछे हो। सबूत हमारे पास हैं। शौर्य ने कड़वी हंसी हंसी। सबूत? तुम सोचती हो यह सब तुम्हारे हाथ में है? असली खेल तो अब शुरू होगा। उसने जेब से कुछ निकालने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही मायरा ने कड़क आवाज में कहा, हिलना मत। इसी बीच हर्षित ने आगे बढ़कर शौर्य का हाथ पकड़ा और उसकी पकड़ से एक छोटा सा रिमोट छीन लिया। यही है असली जाल, उसने मायरा की ओर देखते हुए कहा। मायरा ने गहरी सांस ली और रिवॉल्वर को जरा और मजबूती से पकड़ा। तुम बहुत बोल चुके शौर्य, अब चुप रहो। पुलिस टीम ने आगे बढ़कर शौर्य को काबू में कर लिया। जैसे ही हर्षित रोशनी में पूरी तरह आया, मायरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे के नैन नक्श, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ अचानक बेहद जाना पहचाना लगा। वह कुछ कह पाती, इससे पहले हर्षित ने एक कदम आगे बढ़कर धीमी आवाज में कहा, मायरा, मैं वेदांत हूं। समय जैसे थम गया। उसकी सांसें रुक सी गईं। 2 साल से जिसे वह मृत मान चुकी थी, वह आज उसके सामने जिंदा खड़ा था। उसकी आंखों में दर्द, पश्चाताप और अनकही कहानियां थीं। तुम जिंदा हो? उसकी आवाज कांप रही थी। वेदांत ने सिर झुका लिया। मुझे मजबूरी थी। शौर्य और उसके लोगों ने हमें चारों ओर से घेर लिया था। अगर मैं जिंदा रहता तो हम दोनों को मार दिया जाता। मुझे अपनी मौत का नाटक करना पड़ा। इन 2 सालों में मैं उनके नेटवर्क में घुसकर सबूत इकट्ठा करता रहा, लेकिन तुम तक सच लाने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा था। मायरा की आंखों में आंसू थे, गुस्से और राहत के मिले जुले। तुमने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? क्योंकि अगर तुम जानती तो वे तुम्हें भी निशाना बनाते। तुम्हारी सुरक्षा मेरे लिए सब कुछ थी। उस पल बाहर से पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। इंस्पेक्टर वीर अंदर आया और बोला, मैम, शौर्य अग्रवाल को हिरासत में ले लिया गया है। सभी सबूत हमारे पास हैं। मायरा ने गहरी सांस ली। सामने खड़ा आदमी, जिसे उसने कभी खो दिया था,
आज उसके सामने था, जिंदा, लेकिन 2 साल की गहरी खामोशी के साथ। उस खामोशी में दर्द भी था और सच्चाई का वजन भी। अब शहर का सबसे बड़ा रहस्य खुल चुका था, लेकिन मायरा जानती थी असली चुनौती अब शुरू होगी। 2 साल के झूठ और छुपाव को अपने रिश्ते में कैसे समेटा जाए। गोदाम की चारदीवारी के भीतर पुलिस की तेज रोशनी अब धीरे धीरे मंद हो चुकी थी। हथकड़ी लगे शौर्य अग्रवाल को टीम ने बाहर ले जाया। सायरन की आवाज थोड़ी देर में दूर चली गई। बची हुई चुप्पी किसी गूंज की तरह भीतर ठहर गई, जैसे इमारत की हर ईंट, हर छाया उस रात की सारी कहानियों को अपने भीतर समेटे बैठी हो। और उसी ठहराव में सिर्फ 2 लोग रह गए, मायरा और वेदांत। मायरा ने हथियार नीचे किया, लेकिन उसके हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। सामने खड़े आदमी को देखते हुए उसकी सांसें तेज चल रही थीं। ये वही चेहरा था जिसे उसने 2 साल पहले अंतिम बार श्मशान की आग के सामने देखा था। वही आंखें, वही हल्की मुस्कान, वही ठुड्डी का छोटा सा तिल। बस अब उन आंखों में कहीं गहराई में 2 साल की लकीरें उतर आई थीं। तुम सच में जिंदा थे? मायरा की आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। 2 साल तक एक शब्द भी नहीं? वेदांत ने धीरे से सिर झुका लिया। मैं हर दिन तुम्हारे पास आना चाहता था, उसने कहा, पर हर रास्ता हमें और खतरे में डालता। शौर्य और उसका गिरोह सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं था। उनके पास अपने लोग थे, पुलिस के भीतर भी, राजनेताओं के भीतर भी। अगर उन्हें जरा सा भी अंदेशा होता कि मैं जिंदा हूं, तो तुम भी उनकी लिस्ट में होती। मायरा के भीतर का गुस्सा और दर्द आपस में लड़ रहे थे। लेकिन मुझे अंधेरे में क्यों रखा? क्या मैं इतनी कमजोर हूं कि सच नहीं जान सकती? उसकी आवाज अब तेज थी, लेकिन उसमें टूटन छुपी थी। वेदांत ने एक कदम आगे बढ़ाया। कमजोर? तुमसे मजबूत कोई नहीं, लेकिन उस वक्त मेरी हर सांस एक जाल में थी। अगर तुम जानती तो तुम्हारा हर एक कदम, हर कॉल, हर मिशन उन तक पहुंचता। मैं तुम्हें खोने का ख्याल भी नहीं सह सकता था। मायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना सिर झुका लिया, जैसे 2 साल की सारी थकान एक साथ उतर आई हो। मैंने तुम्हारे लिए हर रात प्रार्थना की, उसने कहा, और हर सुबह अपने आप से झूठ बोला कि मैं आगे बढ़ रही हूं। वेदांत ने पास आकर उसका हाथ थाम लिया। मैं हर रात तुम्हारी प्रार्थनाओं में था, उसने धीमे से कहा, तभी तो जिंदा बचा रहा। हर्षित का नाम, फकीर का वेश, ये सब बस तुम्हारे पास लौटने का रास्ता था। बाहर से आती हल्की हवा ने गोदाम की राख को सरकाया। कोई टूटी खिड़की से चांदनी का एक टुकड़ा अंदर गिरा और दोनों पर ठहर गया। उस रोशनी में मायरा ने पहली बार महसूस किया कि वेदांत सिर्फ एक पति नहीं, बल्कि वही साथी है जो खतरे के बीच भी उसे बचाता रहा, भले ही उसने अपना नाम मिटा दिया। कुछ देर वे दोनों बिना शब्दों के खड़े रहे। मायरा ने आखिरकार उसकी ओर देखा। अब? उसने पूछा। अब सब खत्म, वेदांत ने गहरी सांस लेते हुए कहा। शौर्य का नेटवर्क टूट चुका है। पुलिस और अदालत बाकी करेगी। मैं खुद कोर्ट में पेश होकर हर सबूत दूंगा। अब हम डर में नहीं झेंगे। 2 हफ्ते बाद शहर की अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में खबर छपी। अग्रवाल हथियार गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस और गुप्त गवाह ने खोली परतें। अदालत में वेदांत की गवाही ने पूरे नेटवर्क की रीढ़ तोड़ दी। हर तरफ उसकी बहादुरी की चर्चा थी। लेकिन अदालत से बाहर वह सिर्फ मायरा की ओर देख रहा था, एक ऐसी नजर जिसमें सुकून भी था और माफी भी। मायरा ने उसे देखा और धीमे से कहा, अब कोई और राज नहीं। वेदांत मुस्कुराया, अब कोई और राज नहीं। कुछ हफ्तों बाद वही पुराना चौराहा, जहां कभी हर सुबह एक फकीर की चुप्पी और एक पुलिस अधिकारी की आदत मिलती थी, अब बिल्कुल अलग लग रहा था। भीड़ वहीं थी, ट्रैफिक वहीं, पर मायरा और वेदांत वहां साथ खड़े थे। वेदांत ने उस कोने की ओर देखा जहां वह रोज बैठा करता था और हल्की हंसी के साथ बोला, यहीं से शुरू हुआ था सब। मायरा ने उसकी ओर देखा, और यहीं पर खत्म भी। सूरज की पहली किरणें इमारतों से फिसलकर सड़क पर उतर आईं। ट्रैफिक की गूंज में अब कोई खतरा नहीं था, सिर्फ सामान्य जीवन की रफ्तार थी। मायरा ने वेदांत का हाथ थामा। उनके बीच की खामोशियां अब दर्द नहीं थीं, बल्कि नए आरंभ का संकेत थीं। पुराने घावों की राख पीछे छूट चुकी थी। सामने सिर्फ सच था और एक नया जीवन, जहां डर नहीं, बस भरोसा और साथ था।